हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में। देखते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो कला और संस्कृति है, उत्तर प्रदेश के जो सांस्कृतिक तत्व हैं, उसमें हम लोग इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, राइट, चित्रकला के बारे में, मूर्ति कला के बारे में, संगीत के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। जो डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डांस, ड्रामा, फिल्म फेस्टिवल, तो ये जितने भी कल्चरल एलिमेंट्स हैं, जितने भी सांस्कृतिक तत्व हैं, इन सभी के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अपने इस कोर्स के दौरान। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थापत्य कला की। तो देखिए, प्राचीन काल से हम लोग शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है स्थापत्य कला के क्षेत्र में। क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मध्यकाल की और फिर हम लोग बात करेंगे आधुनिक काल की। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं प्राचीन काल से और देखते हैं कि प्राचीन काल से उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है स्थापत्य कला के क्षेत्र में। क्लियर। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल की शुरुआत हम लोग कर सकते हैं मौर्य काल से। क्यों? क्योंकि देखिए, मौर्य काल से ही हमें उत्तर प्रदेश से स्थापत्य कला के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कि मौर्यकालीन जो शासक हैं, उन्होंने निर्माण करवाया है स्तंभों का, पिलर्स का, स्तूपों का, और जो प्लेसेस हुआ करते थे, जो राजमहल हुआ करते थे, उनका। तो ये सब क्या है? ये स्थापत्य कला के ही उदाहरण है। तो यहां से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं प्राचीन काल की, मौर्य काल से। अगर जो हम लोग बात करें स्थापत्य कला की और ये देखें कि उत्तर प्रदेश का स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, वैसे तो हम लोग बात कर सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी, सिंधु घाटी सभ्यता की भी, और इसके भी आर्किटेक्चर एडवांसमेंट की हम लोग बात कर सकते हैं, इसकी भी स्थापत्य कला की हम लोग बात कर सकते हैं, राइट। लेकिन चूंकि अभी हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश से सिंधु घाटी सभ्यता की कोई भी ऐसी प्रोमिनेंट साइट नहीं मिली है जिसकी स्थापत्य कला की हम लोग बात कर सकें, जिसके आर्किटेक्चर एडवांसमेंट की हम लोग बात कर सकें। एक साइट का नाम आप याद रख सकते हैं जो कि है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है। तो उसका नाम आप याद रख सकते हो, आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है, राइट। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी प्रोमिनेंट साइट्स हैं वो उत्तर प्रदेश के बाहर हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तो ये सब पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी ये हरियाणा में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगन, तो ये जितनी भी प्रोमिनेंट साइट्स हैं ये उत्तर प्रदेश के बाहर की हैं। तो इनके बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट नहीं हुआ था, स्थापत्य कला का विकास नहीं हुआ था। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थापत्य कला के विकास के, तो आपको ध्यान देना है। देखिए, अगर हम लोग इनकी टाउन प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, तो इनकी टाउन प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। हमें इनके टाउन्स में मिलता है सीटाडल, इनके जो नगर हुआ करते थे, क्योंकि एक नगरीय सभ्यता थी, ये एक शहरी सभ्यता थी। तो जो इनके शहर हुआ करते थे, नगर हुआ करते थे, वहां पर हमें मिलता है सीटाडल, दुर्ग। तो वो क्या है? वो स्थापत्य कला का ही एक उदाहरण है, याद रखना है। हमें मिलती है ग्रैंडरीज, अनाज कोठार, राइट, अनाज रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम हमें मिलते हैं। क्लियर। तो वो क्या है? वो भी स्थापत्य कला का उदाहरण है। हमें मिलते हैं बाथिंग घाट्स, बड़े बड़े स्नान घाट हमें मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बाथिंग घाट है। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब स्थापत्य कला के ही उदाहरण है। तो इनके बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, इनके बारे में हम लोग कभी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति की। क्लियर। तो इसी कारण से हम लोग प्राचीन काल की शुरुआत कर रहे हैं मौर्य काल से, और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मौर्य काल में स्थापत्य कला के कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण मिले हैं। तो देखिए, मौर्य काल के जो शासक हैं उन्होंने निर्माण करवाया स्तंभों का, पिलर्स का। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो सम्राट अशोक हुए हैं, महान सम्राट अशोक हुए हैं मौर्य काल के, उन्होंने बहुत सारे स्तंभों का निर्माण करवाया है, स्तूपों का निर्माण हुआ है, और क्या, जो राजमहल हुआ करते थे। तो ये सब क्या है? ये स्थापत्य कला के उदाहरण है मौर्य कालीन। क्लियर। आपको याद रखना है। आगे बात करें इनके बिल्डिंग मटेरियल्स की, कि ये जो स्तंभ हैं, स्तूप हैं और जो राजमहल हैं, इनका निर्माण कौन से मटेरियल से हुआ करता था? तो आपको याद रखना है बलवा पत्थर से, राइट। और ये जो बलवा पत्थर है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार से आता था। क्लियर। और एक जगह और है मथुरा। तो ये दो जगहों के नाम आपको याद रखने हैं, मथुरा और उत्तर प्रदेश का चुनार।
यहां से मिलता था ये बलुआ पत्थर, जिससे निर्माण हुआ है मौर्य कालीन स्तंभों का, स्तूपों का और महलों का। क्लियर। बहुत सारे जो है स्तंभ हमें मिलते हैं, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट, सबसे महत्वपूर्ण है आपका ये सारनाथ का सिंह स्तंभ। इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, तो ये सब आपको याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये है उत्तर प्रदेश का मैप और ये है उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला। तो इसमें है चुनार, यहां से मिलता था वो बलुआ पत्थर, जिससे निर्माण हुआ है मौर्य कालीन स्थापत्य कला का, मौर्य कालीन स्तंभों का, स्तूपों का, महलों का। तो आपको याद रखना है। और एक और जगह आप याद रख सकते हैं, मथुरा। ठीक है, क्या? मथुरा। तो यहां से भी हमें बलुआ पत्थर मिलता था, जिससे निर्माण होता था मौर्य कालीन स्थापत्य कला का। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस मैप को आपको ध्यान देना है, ये मौर्य कालीन मैप है। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण साइट्स हैं जहां से प्राप्त हुए हैं हमें मौर्य कालीन स्तंभ, जो पिलर्स हैं वो। क्लियर। तो देखिए ये है यहां पर पाटलिपुत्र, जो इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो कुछ साइट्स हैं, जैसे कि देखिए यहां पर ये वैशाली, तो यहां से भी हमें पिलर मिला है। देखिए यहां पर ये रामपुरवा, नीचे आप देख रहे हैं ये है यहां पर लोरिया नंदनगढ़, यहां पर ये सोहगुड़ा। क्लियर। श्रावस्ती, संकीसा, मथुरा। क्लियर। दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा। आगे देखें, देखिए यहां पर है सारनाथ, वाराणसी, इलाहाबाद, कौशाम्बी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साइट्स हैं उत्तर प्रदेश की और उसके आसपास के क्षेत्र की, जहां से हमें मौर्य कालीन स्तंभ प्राप्त हुए हैं, स्तूप प्राप्त हुए हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए इस मैप पर आपको ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए बात करते हैं संकीसा की, और संकीसा से जो मौर्य कालीन स्तंभ प्राप्त हुआ है वो कुछ इस प्रकार का है। देखिए इस स्तंभ के ऊपर है हाथी, तो आपको याद रखना है कि हाथी वाला जो स्तंभ है वो कहां से प्राप्त हुआ है, इस संकीसा से प्राप्त हुआ है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। आगे बात करें, देखिए रामपुरवा की बात करते हैं। रामपुरवा से ये वाला स्तंभ प्राप्त हुआ है। रामपुरवा से जो स्तंभ प्राप्त हुआ है हमें, उसके ऊपर है एक बुल, एक सांड। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं सारनाथ की। देखिए सारनाथ का सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, और सारनाथ से जो हमें पिलर प्राप्त हुआ है वो है ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर है आपके 4 लोयन, 4 लोयन कैपिटल है। क्लियर। और यहीं से हम लोगों ने एडॉप्ट किया है अपना नेशनल एम्बलम, अपना राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, तो यहीं से एडॉप्ट किया है हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक के सारनाथ पिलर से। क्लियर, आपको याद रखना है। आगे देखें, देखिए ये सांची है, सांची से भी इसी प्रकार का एक हमें पिलर मिलता है, जिसके ऊपर 4 लोयन है। लेकिन आप देख सकते हैं, आप इनको कंपेयर करोगे दोनों को, सारनाथ वाले को और सांची को, तो आप पाओगे कि ये जो सांची वाला स्तंभ है ये बड़ी खस्ता हालत में है, टूट चुका है, क्षतिग्रस्त है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए वैशाली पर आपको ध्यान देना है। वैशाली से जो हमें अशोक कालीन पिलर प्राप्त हुआ है, तो उस पर जो है एक ही लोयन है, सिंगल लोयन कैपिटल है। तो काफी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे के सारे भूलना नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, देखिए संकीसा से जो हमें पिलर प्राप्त हुआ है उस पर है हाथी, याद रखना है। रामपुरवा से जो प्राप्त हुआ है उस पर है बुल, सांड, याद रखना है इसके बारे में। वैशाली से जो प्राप्त हुआ है उस पर केवल एक ही लोयन है, सिंगल लोयन कैपिटल है। सारनाथ और सांची, यहां से जो प्राप्त हुआ है पिलर, उस पर 4 लोयन है, राइट। लेकिन जो सांची वाला है ये टूट चुका है। और सारनाथ वाले के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये वही पिलर इंस्क्रिप्शन है जहां से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है अपना राष्ट्रीय चिन्ह, अपना नेशनल एम्बलम। और एक और बचा हुआ है, देखिए ये भी आप याद रख सकते हैं, लोरिया नंदनगढ़। यहां से भी हमें एक पिलर मिलता है मौर्य कालीन, जिस पर हमें एक ही लोयन देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, भूलना नहीं है इनके बारे में। तो देखिए ये है हमारा नेशनल एम्बलम, जिसको एडॉप्ट किया गया है सारनाथ के पिलर से। आगे चलें, देखिए ये जितने भी पिलर्स हैं मौर्य कालीन, इनकी आर्किटेक्चर संबंधित, इनकी स्थापत्य कला से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। इस पिलर पर आपको ध्यान देना है, ये वाला जो पिलर है ये अशोक कालीन पिलर है, जो कि मिला है वैशाली से। क्लियर। ये जितने भी पिलर हैं इनको 4 भागों में बांटा जाता है। एक सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है शाफ्ट। ये वाला जो हिस्सा है देख रहे हैं आप, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है शाफ्ट या फिर बेस। ये मोनोलिथ है, एक ही पत्थर से काटकर इसको बनाया गया है, राइट। ये वाला जो हिस्सा है ऊपर, इसको बोला जाता है कैपिटल। और ये जो कैपिटल है ये या तो बेल शेप्ड है, मतलब घंटी के आकार का है, या फिर ये इन्वर्टेड लोटस के आकार का होता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये
इन्वर्टेड लोटस के आकार का है। इसके ऊपर वाला ये वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है एबेकस। और ये जो एबेकस है ये या तो रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, स्क्वायर शेप में हो सकता है, या फिर ये राउंड शेप में हो सकता है। क्लियर। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं इस वैशाली वाले पिलर में ये जो एबेकस है ये स्क्वायर शेप में है, और अगर आप इधर देखोगे ये जो सारनाथ वाला पिलर है इसका जो एबेकस है ये राउंड शेप में है। क्लियर। तो आपको याद रखना है। और सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है पिलर का वहां पर किसी एनिमल की फिगर होती है। जैसे कि हम लोगों ने बात की संकीसा की, संकीसा से जो हमें पिलर मिला है उसके सबसे ऊपरी हिस्से में है एक एलिफेंट की फिगर। रामपुरवा से जो हमें पिलर मिला है उसके सबसे ऊपरी हिस्से में है एक बुल की फिगर, सांड की फिगर। क्लियर। और ये वैशाली वाले की तो हम लोग बात ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो पिलर्स हैं इनको 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे निचले वाला हिस्सा है शाफ्ट या फिर बेस, ये जो हिस्सा है ये कैपिटल है, इसके ऊपर है एबेकस, और सबसे ऊपर है एक एनिमल की फिगर। कहीं कहीं पर कुछ ऐसे भी पिलर्स मिले हैं जहां पर ये एनिमल की फिगर एब्सेंट है, मतलब किसी भी एनिमल की कोई फिगर नहीं है। क्लियर। देखिए अब आपको इस पिलर पर ध्यान देना है। ये जो पिलर है ये हमें सारनाथ से मिला है। तो देखिए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखना है। यहां पर सबसे नीचे है ये कैपिटल, देख रहे हैं आप, ये इन्वर्टेड लोटस की शेप में है, और इसके नीचे भी अगर जो हम लोग बात करें तो क्या है, शाफ्ट है। क्लियर। तो यहां पर है ये कैपिटल इन्वर्टेड लोटस की शेप का, इसके ऊपर है यहां पर ये एबेकस। क्लियर। तो जो सारनाथ का पिलर है उसके एबेकस के बारे में आपको याद रखना है कि इसके एबेकस में 4 एनिमल्स हैं। क्लियर। कौन कौन से हैं? एक है आपका बुल, एलिफेंट, लोयन और हॉर्स। तो ये 4 एनिमल्स हैं इसके एबेकस में, और 2 एनिमल्स के बीच में एक व्हील है, देख रहे हैं आप। और ये जो व्हील है ये सिंबल है आपका धर्म चक्र परिवर्तन का। क्लियर। धर्म चक्र परिवर्तन का ये सिंबल है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। और धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? देखिए धर्म चक्र परिवर्तन वो घटना है जिसमें गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया है सारनाथ में उसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्लियर। तो ये जो व्हील है ये उसी का सिंबल है। देखिए ये जो व्हील है इसमें 24 तिल्लियां हैं, 24 स्पोक हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि सिंबल होता है आपका समय का, मतलब 24 घंटे का, जो कि हमेशा चलता रहता है। तो ये सिंबल है कि ये जो पहिया है, ये जो व्हील है ये हमेशा चलता रहता है, मतलब धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो हमेशा चलता रहना चाहिए। गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं वो हमेशा चलते रहने चाहिए, उनके जो उपदेश हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते रहने चाहिए। तो ये उस चीज का सिंबल है। सबसे ऊपर है ये एनिमल फिगर, और हम लोग जानते ही हैं कि जो सारनाथ का पिलर है उसमें सबसे ऊपर भी 4 लेवन देखने को मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मथुरा की। तो देखिए मथुरा के बारे में आपको ये याद रखना है कि मथुरा में 2 स्थान है, परखम और बोरादा। यहां से हमें मूर्ति कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां से हमें यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मिली है। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यक्ष क्या है? देखिए यक्ष को बोला जाता है केयर टेकर ऑफ नेचर, प्रकृति का रखवाला होता है, और यक्ष की काउंटर पार्ट है यक्षिणी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ये जो मूर्तियां मिली हैं ये अशोक कालीन है। आगे बात करें कुषाण काल की। देखिए कुषाण काल के बारे में आपको ये याद रखना है कि कुषाण काल में जो मथुरा कला शैली है मूर्ति कला की, स्कल्पचर की, ये अपने पीक पर थी। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है कि कुषाणों के समय जो मथुरा कला शैली है स्कल्पचर की, मूर्ति कला की, वो अपने पीक पर थी, और इस समय बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है। ठीक है। देखिए ये मैप है कुषाण साम्राज्य का। 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक जो कुषाण है उन्होंने भारत पर शासन किया है। क्लियर। इनकी राजधानी हुआ करती थी मथुरा, और इन्हीं के समय मथुरा कला शैली का डेवलपमेंट हुआ है। मथुरा कला शैली में क्या हुआ है? मथुरा कला शैली में मूर्तियां बनाई गई हैं। तो देखिए किस किस प्रकार की मूर्तियां बनाई गई हैं इस समय, उनके कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मथुरा की, तो यहां पर है मथुरा उत्तर प्रदेश में। जैसे यक्ष की मूर्ति जो कि मिली है हमें परखम से, और परखम कहाँ है? ये मथुरा में ही है। यक्ष के बारे में मैंने आपको बताया कि यक्ष को बोला जाता है केयर टेकर ऑफ नेचर, प्रकृति का रखवाला, और इनकी काउंटर पार्ट कौन है? इनकी काउंटर पार्ट है यक्षिणी। इस फिगर में आप देख सकते हैं
ये है यक्ष और ये है यक्षिनी। देखिए इन दोनों का जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, इन तीनों धर्मों में काफी महत्व है। खासकर कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में इन दोनों का काफी महत्व है, तो आपको याद रखना है। आगे देखें, देखिए मथुरा लव एंड कैपिटल, ये भी जो है ये भी मूर्ति कला का उदाहरण है, याद रखना है आपको। मथुरा से हमें एक मूर्ति मिलती है स्टैंडिंग बुद्धा की, तो ये भी एक मूर्ति कला का उदाहरण है, याद रखना है आपको। और लॉर्ड विष्णु की एक मूर्ति मिली है। तो इस प्रकार की बहुत सारी स्कल्पचर्स हैं जिसका निर्माण हुआ है मथुरा कला शैली में, जिसका विकास कब हुआ है, जिसका विकास हुआ है कुषाणों के समय, कुषाण काल में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं गुप्त काल की। तो देखिए गुप्त काल के बारे में आपको याद रखना है कि जिस प्रकार से कुषाण काल मूर्ति कला की मथुरा कला शैली के लिए जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो गुप्त काल है वो मंदिर निर्माण कला के कारण जाना जाता है। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। देखिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, राइट। गुप्त काल में जो कला और संस्कृति है उसका बहुत ज्यादा विकास हुआ है। और हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश की। तो देखिए उत्तर प्रदेश में गुप्त काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया है, जैसे कि झांसी में है आपका देवगढ़ का मंदिर, दशावतार का मंदिर, तो एक ये है, काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। कानपुर में है आपका भीतरगांव का मंदिर, तो इसका निर्माण भी अभी इसी समय हुआ है। गाजीपुर में एक भीतरी मंदिर और वाराणसी का राजघाट मंदिर, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। यहां से देखते हैं, तो देखिए ये है झांसी के देवगढ़ का दशावतार मंदिर, काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है इसके बारे में। ये जो है ये विष्णु भगवान को डिवोटेड एक मंदिर है, इसके बारे में आपको याद रखना है। कहां पर स्थित है, ये झांसी में स्थित है, तो भूलना नहीं है। देखिए इस मंदिर का ये वाला जो हिस्सा है इसको जूम कर दिखाया गया इधर, तो देख सकते हैं आप, यहां पर है विष्णु भगवान लेटे हुए हैं और ऊपर जो है देवी देवता हैं जो विष्णु भगवान को देख रहे हैं आकाश से, क्लियर। यहां पर आप देख सकते हैं ये हैं आपके 5 पांडव, क्लियर। और ये जो है ये है द्रौपदी, ये 5 पांडव हैं और ये है द्रौपदी। तो ये जो मंदिर है ये हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है। कहां पर स्थित है, झांसी के देवगढ़ में ये स्थित है। क्या नाम है, दशावतार मंदिर, काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये है कानपुर में स्थित भीतरगांव का मंदिर, तो ये फोटो आप देख सकते हैं कहां पर स्थित है, ये स्थित है कानपुर में, क्या नाम है, भीतरगांव का मंदिर, क्लियर। आगे देखें, तो यहां पर है उत्तर प्रदेश में झांसी और यहां पर स्थित है दशावतार मंदिर विष्णु भगवान का। तो एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कानपुर में स्थित भीतरगांव का मंदिर, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और तीसरा आपको याद रखना है गाजीपुर में स्थित भीतरी मंदिर, ठीक है। तो दो हैं, एक है भीतरगांव मंदिर और दूसरा है भीतरी मंदिर। भीतरगांव मंदिर है कानपुर में और भीतरी मंदिर है आपका गाजीपुर में। तो इन सब मंदिरों का निर्माण हुआ है गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही है, जिसमें आज हम लोगों ने बात की है प्राचीन काल की, और हम लोगों ने यह देखने की कोशिश की है कि प्राचीन काल में स्थापत्य कला का, मूर्ति कला का किस प्रकार से विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इस चीज को हम लोगों ने देखने की कोशिश की है। इससे आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे मध्यकाल की और देखेंगे कि मध्यकाल में किस प्रकार से स्थापत्य कला का विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।